साथियों नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस 10 मिनट आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम शो में चर्चा कर रहे होंगे हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के फैक्ट्स की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है और यहाँ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो मेरे मित्र अभी आपका ट्रेंड में चल रहा है वैसे टॉपिक को अगर आप रिवाइज नहीं करते हो और आपका आगे के एक शिफ्ट में एग्जाम है तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। लेकिन जब तक आप द लॉजिकल साइंस परिवार से जुड़े हैं मेरे मित्र हम ऐसा आपको होने नहीं देंगे। आपके पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं चलेगी। हम आपको पोक करके वो सारी टॉपिक को आपके माइंड में सेट कर देंगे जो आपके आगामी फेज में एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी है। ध्यान में रखिएगा कि उसी में से आपका आज का ये सेशन होगा जहां पे हम लोग परमाणु त्रिज्या साथ ही साथ परमाणुकता और परमाणु द्रव्यमान के कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी फैक्ट्स की चर्चा करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। ध्यान रखना कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र हम लोग का टॉपिक है 10 मिनट शो जहां पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। और मेरे मित्र जो महत्वपूर्ण बिंदु में आपका पहला बिंदु है वो क्या है सर? परमाणु यानी कि एटम। ध्यान देना कि अभी एटम से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और स्पेशली एटॉमिक रेडियस की बात करो तो वहां से भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ एटम की क्या व्यवस्था होती है इससे भी सवाल देखने को। तो पहला सवाल तो यहीं पे यह खड़ा होगा कि गुरुजी ये एटम परमाणु है क्या? आप सभी ने किसी घर को बनते हुए देखा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ये तो रोज हमारे आसपास में बनते रहता है। आप क्या देखते हो कि एक एक ईंट को जोड़ करके रेत सीमेंट से एक एक ईंट को जोड़ करके क्या किया जाता है सर? दीवार बनाया जाता है। बहुत सारे दीवार एक रूम बनाता है और एक रूम बहुत सारे रूमों का समूह एक इमारत एक बिल्डिंग बना देता है। अगर आपसे कभी ये पूछ दे कोई, ये बताओ कि जो कोई घर है उसकी सबसे छोटी कण क्या हो सकती है जिससे वो घर बना हुआ है? तो आपका जवाब क्या होगा? गुरुजी ईंट। गलत जवाब है। आप ईंट को भी तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेंगे सर? मिट्टी के कण मिलेंगे, रेत के कण मिलेंगे। तो अगर हम किसी भी घर के संरचनात्मक इकाई की बात करें तो रेत का कण होगा, यानी कि जो सबसे आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में देखा जाएगा, संरचनात्मक इकाई के रूप में देखा जाएगा। तो मेरे मित्र जिस तरह से किसी एक इमारत किसी घर की संरचनात्मक इकाई रेत का कण होता है उसी तरीके से आप अपने आसपास में जितने भी पदार्थ को देखते हो या फिर आप केमिस्ट्री में जो भी पदार्थ की चर्चा करते हो उन सभी पदार्थ की संरचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु यानी कि एटम है। परमाणु यानी कि एटम है। ये बात आप सभी दिमाग में सेट कर लेंगे। तो आपसे जब भी कहीं पे भी ये सवाल आए आपके सामने या पूछा जाए कि परमाणु क्या होता है, आप कहेंगे प्रत्येक द्रव यानी कि प्रत्येक पदार्थ की संरचनात्मक इकाई स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब परमाणु की संरचना आपको कुछ इसी तरीके का दिखेगा। बस ध्यान रखना ये कि जो परमाणु है उसमें आपको 3 कण मिलेंगे और वो 3 कण कौन होंगे? तो सर पहला होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा हमारा न्यूट्रॉन और तीसरा हम प्रोटॉन कह सकते हैं। या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी के रूप में देखते हैं। बस एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये कहां होगा? परमाणु के बीच में। परमाणु के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में होगा और इलेक्ट्रॉन जो है आप सभी कहेंगे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करेगा? आप कहेंगे चक्कर लगाएगा। नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। अब याद रखेंगे आप एक महत्वपूर्ण चीज कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसको परमाणु का उप परमाणविक कण सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब कोई भी जो परमाणु होता है उसकी संरचना कैसी होती है? मेरे मित्र ध्यान देना कि जो परमाणु है उसकी संरचना गोलाकार होती है। कैसी होती है परमाणु की संरचना? गोलाकार होती है। और याद रखना कि जो परमाणु की संरचना आपको गोलाकार दिखाई पड़ती है उसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आप सभी कहेंगे न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहते हैं। और भाई साहब इसी नाभिक की खोज किसने करा था? रदरफोर्ड ने करा था। और ये सवाल पूछा गया था कि परमाणु के भीतर नाभिक की खोज आप सभी कहेंगे रदरफोर्ड ने करा था।
आप जो देख रहे हो कि ये गोल गोल जैसी संरचना इस वृत्ताकार मार्ग पर इस तरीके से चल रही है मेरे मित्र, इस गोल गोल जैसी संरचना को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, या इसके द्वारा किसको रिप्रेजेंट किया गया है? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया है। और क्या देख रहे हैं कि सर ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, और ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, या आप कह सकते हो सर इलेक्ट्रॉन के लिए ये सर्कुलर पाथ है, या आप कह सकते हो सेल। अब चूंकि परमाणु का आकार गोलीय होता है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी कक्षा से अगर हम इसके सेंटर से एक लाइन खींचें तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये इसके परमाणु त्रिज्या के रूप में काम करेगी। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की, ये H2 है तो ये हाइड्रोजन के अणु हैं, ये ध्यान रखना। परमाणु जब भी लिखा जाएगा तो वो सिंगल तत्व का जो सिंबल है वो लिखा जाएगा, लेकिन H2, N2, O2, Cl2 इस तरीके से लिखा हुआ मिले आप समझ जाएंगे ये अणु है। जहां पे दो परमाणु आया वो अणु है, याद रखना ये चीज मेरे मित्र। ये देखो कि हाइड्रोजन का जो अणु है इसमें दो परमाणु होंगे हाइड्रोजन के, और दोनों ही गोलाकार संरचना वाली होंगे। तो मेरे भाई आप सभी ये ध्यान दो कि अगर ये इसका सेंटर है तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, आप सभी कहेंगे एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणुविक त्रिज्या है। याद रखने वाली बात यह है कि जो परमाणु त्रिज्या है उसको कैसे मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। और कई बार ये सवाल पूछा जाता है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, ये हमारा कहना नहीं है, ये एनसीईआरटी का कहना है। तो आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। और मेरे मित्र एक नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ये ध्यान रखना कि एक नैनोमीटर आप कहेंगे 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा। तो आप सभी एक मीटर इक्वल टू क्या कहेंगे? आप सभी कह सकते हैं कि गुरुजी एक मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। याद रहेगा ये चीज, याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। ध्यान देना कि जब आप परमाणु त्रिज्या को समझ लेते हो तो कुछ महत्वपूर्ण परमाणु की त्रिज्या भी आपसे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जैसे कि 2024 के पैटर्न में पूछा गया था। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है इसकी त्रिज्या मीटर में सर 10⁻⁻10 मीटर होगी। जो जल के अणु हैं इसकी त्रिज्या जो होगी आपको, इसके परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन अणु की बात करेंगे 10⁻⁸ मीटर। रेत के कण की परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे 10⁻⁴ मीटर। चींटी के कण की बात करेंगे 10⁻³ मीटर। सेब की बात करेंगे आप सभी क्या कहेंगे? 10⁻⁻1 मीटर। कई बार सवाल ये पूछा गया है, कई बार पूछ लेता है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है तो आप कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर। जल अणु की परमाणुविक त्रिज्या होगी 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन अणु जो कि आपके रक्त में होता है उसकी परमाणुविक त्रिज्या होगी 10⁻⁸ मीटर। रेत के कण 10⁻⁴ मीटर। चींटी आप कहेंगे 10⁻3। सेब 10⁻1 मीटर। ये ध्यान में रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है परमाणु त्रिज्या से संबंधित। अब मेरे मित्र जो आगे आपको ध्यान में रखना है वो है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। ऐसे तो केमिस्ट्री में 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का परमाणु संख्या और द्रव्यमान आपको याद है, जो भी सवाल पूछे जाते हैं जनरल भाषा में वो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पे ये पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, आप वहां से इन पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि इस टेबल के माध्यम से आप हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 4 लिथियम 3 7 बेरिलियम 4 9 बोरॉन 5 11 कार्बन 6 12 ऐसे करके ये पूरा 1 से लेकर के 20 तक परमाणु संख्या और जो परमाणु द्रव्यमान है वो याद रख लो, बेहद जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज कि सर 1 से 20 तक नहीं याद हो रहा है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप सभी एनसीईआरटी के जो ये टेबल डाटा हैं ये भी ध्यान में रख लेना। क्या ये केवल ये ध्यान में रख लो अभी एग्जाम भर क्या कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होगा, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। अगर आप इतना भी याद रखते हो तो मे भी आपको अगर झटके में सवाल पूछ लिया जाए तो आप मेरे मित्र उसको आसानी से जवाब दे सकते हो। हालांकि 1 से 20 तक याद रखना बेहद जरूरी है। याद रखना कि परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी तत्व में जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या होगी। मतलब अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या 1 है तो उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। ठीक है, अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या 8 है तो सर उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना
आपस में संयोजित होकर के न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही हम लोग न्यूक्लियॉन की संख्या भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि आपका है परमाणुकता, एटॉमिसिटी। रिसेंटली सवाल इससे पूछे गए हैं। क्या याद रखेंगे कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, बिल्कुल कोई भी अणु होगा उसमें जितना परमाणु उपस्थित है वही उसकी परमाणुकता होगी। याद रखेंगे आप सभी कि अगर H2 अणु है तो आप कहेंगे इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन का जो परमाणुकता होगा वो 2 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे Cl2 की तो आप कहेंगे क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। जैसे कि हम H2 की बात किए तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, H2 की एटॉमिसिटी कितनी होगी? आप सभी कहेंगे सर इस मॉलिक्यूल्स में 2 परमाणु है तो इसकी परमाणुकता 2 हो गई। Cl2 है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? आप सभी कहेंगे 2 हो गई। तो मेरे मित्र याद रखना कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो टेबल मैंने आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया है, इस टेबल को याद रखना बेहद जरूरी है। क्या ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग अधातु की बात करें, यहाँ पे परमाणुकता में अधातु और धातु करके कैटेगराइज कर दिया है और इसी से सवाल पूछा गया है। आपको मैं एक हिंट दे दूं कि सामान्यतः जितने भी अधातु होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं। तो मेरे मित्र ये जो आर्गन है या फिर हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, आप कहेंगे सर सब अधातु हैं और लगभग इसमें क्या है, गैस है। तो आप सभी याद रखना कि आर्गन के लिए सिंबल हम लोग AR लिखते हैं और जितने भी अक्रिय गैस हैं सभी क्या हैं, एक परमाणु। याद रखेंगे कि ऑल द नोबल गैस एलिमेंट, सभी अक्रिय गैस तत्व क्या होते हैं, याद रखेंगे एक परमाणु होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। चाहे वो आपका आर्गन हो या फिर आपका हीलियम हो या फिर नियॉन हो, कोई भी हो। मेरे मित्र ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स, इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी, 2। तो ये क्या होंगे, द्विपरमाणुक होंगे। जिसकी परमाणुकता 1 उसको एक परमाणु, जिसकी परमाणुकता 2 उसको द्विपरमाणुक कहते हैं, जिसकी परमाणुकता 3 उसको हम लोग त्रिपरमाणुक कहते हैं, जिसकी परमाणुकता 4 उसको चतुर्थ परमाणुक कहते हैं, 4 से ज्यादा हो तो बहुपरमाणुक कहते हैं, पॉलीएटॉमिक कहते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे कि हाइड्रोजन है तो H2 अणु के रूप में लिखा जाएगा, ये द्विपरमाणुक होंगे। नाइट्रोजन N2 द्विपरमाणुक होंगे, क्लोरीन Cl2 द्विपरमाणुक होंगे, फास्फोरस P4 लिखते हैं, चतुर्थ परमाणुक होंगे, सल्फर S8 लिखते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें 4 से ज्यादा है इसलिए ये बहुपरमाणुक हो जाएगा। ये सब क्या है, अधातु। तो सवाल भी पूछा जाएगा तो आपसे इसी तरीके से, निम्न में से किस अधातु की कौन सी अधातु द्विपरमाणुक है, कौन सी अधातु चतुर्थ परमाणुक है। तो आप सभी कहेंगे ये टेबल याद रहेगा तो हम आसानी से टेकल कर लेंगे। अब धातु से रिलेटेड अगर पूछेगा तो याद रखना कि सोडियम आप कहेंगे गुरुजी ऐसे लिखेंगे और ये एक परमाणुक होगा। आयरन आप कहेंगे एक परमाणुक होगा। एल्यूमिनियम आप कहेंगे सर एक परमाणुक होगा। और कॉपर आप सभी कहेंगे गुरुजी एक परमाणुक होगा। तो अगर आपको ये पूरा याद है तो याद रखिए कि एक सवाल तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये 10 मिनट के सेशन को अगर आपने यहां तक देख लिया है तो मेरे मित्र 2-3 सवाल आपका पक्का समझिए, निश्चित समझिए। साथ ही आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा, SSC भर्ती परीक्षा, BPSC टीचर, बिहार SI जैसे एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं और आप चाहते हैं NCERT लाइन बाय लाइन डिस्कस करें, तो आप सबों के लिए सुनहरा मौका है हमारे साथ जुड़ करके NCERT लाइन बाय लाइन डिस्कस करने की। मेरे मित्र आप हमारे साथ NCERT 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जो ओल्ड NCERT की क्लास 9th एंड 10th की बुक है उसके प्रत्येक चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर सकते हो। कहां पे, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, इस बैच में। मेरे मित्र इस बैच से संबंधित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटा सा सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।